गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के पेपर फिफ्थ के मेरे प्रिय युवा साथियों, कल से हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात कर रहे हैं और प्लेटो के समय जो तीन सिद्धांत चलन में थे, यानी परंपरागत सिद्धांत जो सेफिलस और पॉलीमार्कस ने दिया था, दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत जो थ्रेसिमेकस ने दिया था, और तीसरा कार्यकारण सिद्धांत जो ग्लूकोन ने दिया था। प्लेटो ने अपने तर्कों से ये साबित किया, इन तीनों से वाद विवाद करते हुए, कि इनके जो न्याय की व्याख्याएं हैं ये अल्पकालीन रूप से सही हो सकती हैं, लेकिन यथार्थ रूप में इसको न्याय नहीं कह सकते। और इन तीनों ने ही प्लेटो से हुए संवाद में अपनी पराजय स्वीकार की है। और अब इन चारों ने प्लेटो को घेर लिया है और इन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे तर्कों को मानते हैं, हमारे जो तथ्य हैं वो न्याय की सही व्याख्या नहीं करते, चलिए इस बात पर हम सहमत होते हैं, लेकिन अब ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम हमें बताओ कि न्याय क्या है। तो आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात करेंगे जो उसने न्याय के विषय में कहा है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो का न्याय सिद्धांत और उसकी विशेषताओं के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। प्लेटो आगे आते हैं और अपने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं इन चारों के सामने। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में कहा है कि न्याय राज्य का और व्यक्ति का दोनों का एक मूलभूत गुण है। इट्स अ बेसिक गुड, क्योंकि वो इस तथ्य को बड़ा स्पष्टतः प्रस्तुत करते हैं कि राज्य कोई चट्टानों से पैदा नहीं होते हैं, न पेड़ की जड़ों से, बल्कि राज्य उसमें निवास करने वाले नागरिकों या मस्तिष्कों का ही वृहत रूप होते हैं। जैसे नागरिक वैसा राज्य। और आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जब शुरुआत में प्लेटो का परिचय दिया था तो आपसे कहा था कि उसके मन मस्तिष्क पर सुकरात को दिए गए मृत्युदंड की जो एक खरोंच पड़ी हुई है वो आज भी कायम है, इतने बरस बीतने के बाद भी। उसने ये देखा कि जब सुकरात के साथ अन्याय हो रहा था, उसको सजाए मौत दी गई, उसने इस बात को दोनों ही दृष्टिकोण से विश्लेषित करने की कोशिश की कि एथेंस के नागरिकों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, पहली बात। और दूसरा, शासन जब अन्याय कर रहा था, यानी जब वो सुकरात को मृत्युदंड दे रहा था, तो किस आधार पर दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी को, जो कि एक नागरिक भी था, इस तरह से जीवन से वंचित करना न्याय कैसे हो सकता है। तो अब जो उसकी न्याय की व्याख्या है, जो इन तीनों को परास्त करने के बाद दे रहा है, उसके दो आयाम हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा राज्य पे आधारित। व्यक्तिगत संदर्भों में देखें तो प्लेटो ने एक सिद्धांत को फॉलो किया है। एक नाम सुना होगा आपने, पाइथागोरस। मैं समझता हूँ कक्षा 10 तक आपने गणित पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय आपने ज़रूर पढ़ा होगा। मैं ये मान नहीं सकता कि जिस बच्चे ने गणित पढ़ी हो उसने पाइथागोरस का नाम ना सुना हो, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, ये पाइथागोरस जो गणितज्ञ है ये दार्शनिक भी है, मूलतः दार्शनिक है, लेकिन व्याख्या इसकी दर्शन और गणित दोनों में। पाइथागोरस ने उस समय एक सिद्धांत दिया था और वो ये कि मानव की आत्मा में कई तत्वों का मिश्रण होता है। प्लेटो ने
अपने न्याय का सिद्धांत वहीं से शुरू किया है। उसने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में 3 तत्वों का एक समन्वय या कॉम्बिनेशन होता है: तृष्णा, शौर्य और विवेक, एपेटाइज, विजडम एंड ब्रेवरी। अब जिसमें जिस तत्व की प्रधानता है उसका आचरण उस तत्व के अनुरूप होना चाहिए, और समाज में वही कार्य उसको दिया जाएगा, उसको मिलेगा, और उसको आजीवन उस कार्य पर करते हुए अपना नियंत्रण दिखाना चाहिए। ये तो देखिए, उसने व्यक्तिगत न्याय की बात की। उसका न्याय आंतरिक है, बाह्य नहीं है। आप समझ रहे होंगे, ये जो 3 सिद्धांत इससे पहले हमने पढ़े, इन सिद्धांतों में न्याय बाहर से आरोपित किया जा रहा है, आरोहित किया जा रहा है। प्लेटो का न्याय आपके भीतर से निकल रहा है। आप में जिस तत्व की प्रधानता है, हालांकि उस तत्व की पहचान आप स्वयं नहीं करेंगे, शिक्षा प्रणाली करेगी। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से शिक्षक इस पहचान को सुनिश्चित करेगा कि आप में किस तत्व की प्रधानता है और आप समाज में क्या कार्य करने जा रहे हैं। आपका कर्तव्य यह है कि आप उस कार्य पर अड़िग रहें और उस क्षेत्र में स्वयं को आगे बढ़ाएं, विकसित करें। तो व्यक्तिगत रूप से जिस गुण की आप में प्रधानता है उसको पहचान कर उस पर आगे बढ़ना, ये न्याय है प्लेटो का। अब बात आती है राज्य के स्तर की। यहां चीज महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने माना है कि जैसे व्यक्ति के गुण होते हैं वैसे राज्य के भी 4 गुण होते हैं। पहला, बुद्धिमत्ता। दूसरा, साहस। तीसरा, संयम। और चौथा, न्याय। आप इससे अंदाजा लगाइए, न्याय को वो राज्य का आवश्यक गुण मान रहा है। जिस राज्य में न्याय नहीं है वो राज्य कहलाने के योग्य नहीं है। और यहाँ पर वो ये कहता है कि जो राज्य के 3 वर्ग हैं, मैंने आपको बताया कि हर मनुष्य में की आत्मा में ये 3 तत्व पाए जाते हैं। ये तीनों समान मात्रा में नहीं होते। हर मनुष्य में प्रधानता इनमें से किसी एक तत्व की होती है और शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उस तत्व की पहचान की जाएगी और फिर उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए प्रेरित किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा और उससे ये उम्मीद रखी जाएगी कि अपने भावी जीवन में वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़े, किसी दूसरे क्षेत्र में अपने आप को घुमाने की या मोड़ने की कोशिश वो ना करे। अब हम राज्य की बात करें तो वो कहता है कि राज्य में जो निवासी हैं, नागरिक हैं, वो 3 श्रेणियों में बटेंगे। पहला, प्रशासक वर्ग, यानी दार्शनिक राजा और बड़े पदाधिकारी। ये वो लोग होंगे जिनमें विवेक की प्रधानता होगी। 3 तत्वों में से जो विवेक है उसकी प्रधानता होगी। दूसरा, जो सैनिक वर्ग है, इसमें वो लोग आएंगे जिनमें शौर्य की प्रधानता होगी। और तीसरा वर्ग, जो उत्पादक वर्ग कहा है उसने, ये वो लोग हैं जिनके अंदर तृष्णा की प्रधानता हो। और तीनों का जो कार्य है वो एक सूत्र में ये है कि जो कार्य आपको दिया गया है उस कार्य को आपको पूरी ईमानदारी से अंजाम तक देना है। आपको अपना कार्य बदलना नहीं है, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि सहयोग करना है अगर आवश्यकता उसको है तो। और अपने कार्य में अपनी जो प्रवीणता है, योग्यता है, दक्षता है, उसको और आगे बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, प्लेटो कार्य बदलने की अनुमति नहीं देता। और यही कारण है कि प्लेटो का जो प्रिय शिष्य अरस्तु, जो आपका अगला विचारक है, वो प्लेटो के कई सिद्धांतों को प्लेटो के सामने ही काटता है और द्वंद्वात्मक शैली में प्लेटो उसकी कुछ बातें मानते भी हैं, कुछ नहीं मानते। ये जो ग्रीक शैली थी संवाद की, ये विशिष्ट थी उस दौर के अंदर। अब ये तो हमने बात की प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की
कि व्यक्तिगत न्याय क्या है और राज्य का न्याय क्या है। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की विशेषताओं की। पहली विशेषता, न्याय एक नैतिक सिद्धांत है, यानी आपके विजडम पर निर्भर कर रहा है, विवेक पर निर्भर कर रहा है कि आप उस कार्य को करते हैं और कैसे करते हैं। यानी सब कुछ, न्याय की जो व्याख्या है वो आपके व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर कर रही है, कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। प्लेटो ऐसा चाहते भी नहीं है। आपका नियंत्रण खुद पर है, आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और राज्य के कार्यों में आपका सहयोग। दूसरा बिंदु है, जीवन का आंतरिक तत्व है और संतुलनकारी निकाय है। मैं आपको बताया अंतरात्मा तो आपकी है, प्रधानता शिक्षक आपको बताएंगे आप में किस तत्व की प्रधानता है, फिर उस पर चलना तो आपको स्वयं है। भाई शिक्षा तो आपकी एक उम्र तक चलेगी, उसके बाद जो आपका लंबा जीवन आपको जीना है, उस जीवन में तो ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आप अपने इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर सुधार कर सकते हैं। वो सब कार्य आपको अपने व्यक्तिगत नियंत्रण और प्रभाव से करने हैं, आपको इसमें कोई दूसरा बाध्य नहीं करेगा। तीसरा बिंदु है कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। देखिए ये महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से जो उसका उत्पादक वर्ग है। अब आप देखिए, एक समाज में कई तरह की आवश्यकताएं होती हैं, कई तरह के उत्पादन होते हैं। भाई कृषक भी हैं, बर्तन बनाने वाले भी हैं, शिल्पकार भी हैं, रंगरेज भी हैं, कपड़ा बुनने वाले भी हैं, बहुत से लोग हैं। अब फायदा ये होता है कि जब एक ही कार्य को आप लगातार करते हैं तो आप उस कार्य के बनते हैं एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, और गुणवत्ता आपकी बढ़ती है। और जब आप उसको अगली किसी को सिखाते हैं, पीढ़ी को संतृप्त करते हैं, तो वो कार्य जो है वो क्वालिटी लेवल से, गुणवत्ता की दृष्टि से और अच्छा हो जाता है। तो इससे जो कार्यात्मक विशिष्टीकरण है वो बढ़ता है। चौथा बिंदु, अति व्यक्तिवाद का विरोधी। देखिए, यदि आप व्यक्ति को पूरा मुक्त कर देंगे और उसको एक फ्रीशिप दे देंगे कि अपनी चॉइस का वो कार्य करे, तो समाज में एक बड़ी अजीब स्थिति खड़ी हो जाएगी। मान लीजिए बहुत बड़ा तबका कोई एक खास काम करना चाहे और कोई कार्य कोई करना ना चाहे, तो इसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट ये आएगा, समाज में प्रभाव ये पड़ेगा कि एक कार्य तो बहुत सारा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। तो ये जो असंतुलन है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो इस असंतुलन को संतुलन में बदलता है। और पांचवा बिंदु, दार्शनिक राजा, फिलोसफर किंग। उसका जो प्रशासक वर्ग है, जिसमें दार्शनिक राजा और बड़े राज्य के जो अधिकारी हैं वो सब शामिल हैं, उनके लिए ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, उसने संपत्ति और परिवार का निषेध किया है। उनका पूरा जीवन केवल समाज और राज्य के लिए है। उनका निजी कोई जीवन नहीं है, ना उनके पास संपत्ति है, ना उनके पास परिवार है, तो वो पूरी तरह समाज के लिए अर्पित है। क्योंकि प्लेटो ने देखा था, वही पुरानी कहानी, जब उसने देखा कि भाई सुकरात को सजाए मौत दी गई और बड़ा आलोचक रहा है लोकतंत्र का। वो डेमोक्रेसी को उसने दुनिया की सबसे खराब शासन प्रणाली माना है। और जानते हैं उसकी बड़ी वजह क्या थी? जिन लोगों ने सुकरात को मृत्युदंड दिया था, उन्होंने खुद को लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहा था। आज भी आप देखिए, बीए पार्ट फर्स्ट पे आप पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र की जो आलोचना होती है उसमें लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें भीड़ जीतती है, इस पे सर गिने जाते हैं, उन सरों में कितनी बुद्धि है, इसका कोई सरोकार नहीं। अब ये एक आलोचना का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन प्लेटो ने शासन दिया है सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क के हाथ में। उसके पूरे जीवन का जो 81 वर्ष वो जिया है, उसका यदि सार निकालें
तो एक वाक्य में ये आता है कि आदर्श राज्य संभव तभी है जब शासन सबसे चालाक और चतुर लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि सबसे विवेकशील व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए, जो बुद्धिमत्ता से संपन्न हो, अपने इनके स्वार्थ ना हो, और जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने को तत्पर हो। धन्यवाद।